हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम जेरोम ब्रूनर के विकासात्मक सिद्धांत के मॉडल के बारे में जाने। आज हम ब्रूनर के सिद्धांत का क्लासरूम इम्प्लीकेशंस यानी निहितार्थ के बारे में जानेंगे। ब्रूनर के द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत शिक्षा और मनोविज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ब्रूनर का मानना था कि विद्यार्थियों से कभी यह आशा नहीं करना चाहिए कि वे किसी सुनी हुई, पढ़ी हुई या अवलोकित की हुई यानी कि देखी हुई सामग्री को हुबहू दोहराने या प्रस्तुत करने का प्रयत्न करें, बल्कि विद्यार्थियों के सामने ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की जानी चाहिए जिससे विद्यार्थी उनमें स्वतंत्रता पूर्ण क्रिया करने के लिए प्रोत्साहित हो सके, अभिप्रेरित हो सके। इस प्रवृत्ति को विकसित किया जाना चाहिए। ज्ञान प्राप्ति की उपलब्धि को प्राप्त करने की अपेक्षा ज्ञान प्राप्ति हेतु प्रयुक्त की गई प्रक्रिया को जानने और समझने पर अधिक ध्यान देना चाहिए। इस संदर्भ में ब्रूनर ने कहा है कि बच्चों को ज्ञान प्रदान करने की अपेक्षा ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया तथा उसमें भाग लेने के प्रयत्नों और चीजों को जानने और समझने पर शिक्षण प्रक्रिया अधिक केंद्रित होना चाहिए। विद्यार्थियों में यह भावना भी जागृत की जानी चाहिए कि ज्ञान एक प्रक्रिया है, परिणाम नहीं। ब्रूनर का मानना था कि शिक्षण जो है, ज्ञान एक प्रक्रिया है, परिणाम नहीं। ब्रूनर ने अपने संज्ञानात्मक सिद्धांत में खोजपूर्ण अधिगम यानी खुद जो है खोज करके सीखना पर विशेष बल दिया है। खोजपूर्ण अधिगम पर विशेष बल दिया है। खोजपूर्ण अधिगम के कॉन्सेप्ट है कि विद्यार्थी को कुछ बताने या अधिगम कराने की अपेक्षा उसे स्वयं के लिए खोज द्वारा ज्ञान संरचना के अवसर दिए जाने चाहिए। उन्हें जो है कोई भी टॉपिक के बारे में, कोई भी समस्या के बारे में आप बता रहे हैं, आप उसका कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, उसका आशय बता रहे हैं, इससे अच्छा है कि आप जो है उसे स्वयं के लिए खोज द्वारा ज्ञान संरचना यानी ज्ञान प्राप्त करने के लिए अवसर दिया जाना चाहिए। ब्रूनर के अनुसार शिक्षक को अधिगम प्रक्रिया को सहज बनाना चाहिए। इसने विद्यार्थी को अधिगम या पाठ विकास हेतु आवश्यक सूचनाओं को बिना व्यवस्थित स्वरूप के प्रदान किया जाना चाहिए, जिससे वे स्वयं करने, सीखने
तथा ज्ञान संरचना निर्माण का अवसर प्राप्त हो तथा अधिगम प्रक्रिया में उनकी सक्रिय भूमिका बनी रहे, वो सक्रिय रूप से कार्य करते रहे। ब्रूनर ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में शिक्षकों के माध्यम से अनुदेशन प्रक्रिया को प्रभावशाली, ग्रहणशील एवं रुचिपूर्ण बनाने हेतु जो है कुछ भूमिकाएं बताए हैं, कुछ भूमिका की अपेक्षा किए हैं। फर्स्ट है अधिगम के लिए विद्यार्थियों को तत्पर करना। अधिगम के लिए विद्यार्थियों को तत्पर करना। शिक्षक को किसी भी विषय या प्रकरण का शिक्षण प्रारंभ करने से पूर्व विद्यार्थियों में शिक्षण पाठ या प्रकरण के प्रति रुचि, इच्छा तथा उसे ग्रहण करने या समझने के लिए अभिप्रेरणा प्रदान करने से है, जिससे विद्यार्थियों को अधिगम हेतु तत्परता विकसित की जा सके। नेक्स्ट, ज्ञान को व्यवस्थित या संरचित करना। ज्ञान को व्यवस्थित या संरचित करना। शिक्षण विषय वस्तु या सामग्री के फलस्वरूप प्रदान किए जाने वाले ज्ञान या अनुभव को प्रभावशाली प्रकार से व्यवस्थित करना होना चाहिए। व्यवस्थित करना या उसको संरक्षित करना है, जिससे विद्यार्थी ज्ञान या अनुभव को जो है भली भांति समझ या ग्रहण कर सके, अनुप्रयोग में लाने में सहज हो, उसको जो है प्रयोग करने के लिए सहज हो। शिक्षक से यह अपेक्षा रहती है, ब्रूनर शिक्षक से जो अपेक्षा करते हैं इस प्रकार वो है कि विद्यार्थी सहजता पूर्वक अपनी समझ और अनुभव संरचनाओं को विकसित कर सके। उनका मानना है, उनका कहना है और टीचर से यह अपेक्षा करते हैं कि विद्यार्थी जो है सहजता पूर्वक अपनी समझ, अपनी अनुभव संरचनाओं को विकसित कर सके। नेक्स्ट है विषय या अधिगम सामग्री को कर्मबद्ध। विषय या अधिगम सामग्री का कर्मबद्ध प्रस्तुतिकरण। कोई भी नया पाठ या प्रकरण तभी विद्यार्थी के सामने प्रभावशाली तथा रुचिपूर्ण हो सकता है जब वह विद्यार्थी को पूर्व ज्ञान और अनुभव, जो पूर्व ज्ञान और अनुभव संरचनाओं के संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया है। अगर हम पूर्व ज्ञान और अनुभव संरचनाओं को संज्ञानात्मक विकास
को ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया है तो वह प्रभावशाली और रुचिपूर्ण रहता है। इसलिए शिक्षक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह किसी विषय या अधिगम सामग्री को क्रमबद्ध प्रस्तुतिकरण इस प्रकार नियोजित करें कि वह विद्यार्थी के पूर्व संज्ञानात्मक विकास से संबंध हो। विषय वस्तु या अधिगम प्रस्तुतिकरण ब्रूनर के 3 स्तरों के अनुरूप है, अर्थात पहले स्तर पर जो है स्थूल वस्तुओं और अनुभव के रूप में पहला जो ज्ञान देना है वो स्थूल वस्तुओं और अनुभव के रूप में हो। दूसरा स्तर जो है मानसिक बिंबों के रूप में, और तीसरा जो है प्रतीकों या संकेतों के माध्यम से चिंतन प्रवृत्ति को विकसित करने वाला होना चाहिए। नेक्स्ट, उचित पुनर्वलन। उचित पुनर्वलन। उचित पुनर्वलन में ब्रूनर ने अपने संज्ञानात्मक सिद्धांत द्वारा यह विचार रखा है कि विद्यार्थियों के अधिगम सफलता के फलस्वरूप पुनर्वलन प्रदान करने संबंधी तकनीकी में शिक्षक को प्रवीण एवं दक्ष होना चाहिए। बच्चे को जो पुनर्वलन प्रदान करना है उसके लिए शिक्षक को क्या होना चाहिए, उस तकनीकी में शिक्षक को प्रवीण यानी दक्ष होना चाहिए। पुनर्वलन जो है प्रदान करते समय बाह्य पुनर्वलन की आंतरिक पुनर्वलन प्रदान करने की चेष्टा करनी चाहिए। बाह्य पुनर्वलन की अपेक्षा जो है आंतरिक पुनर्वलन प्रदान करने की चेष्टा करनी चाहिए। ब्रूनर का मानना है इसमें कि बच्चों को जो पुनर्वलन दिया जाता है, रिइंफोर्समेंट प्रदान की जाती है, इससे जैसे कि सजा या दंड के रूप में जो पुनर्वलन दिया जाता है, अगर बाह्य पुनर्वलन विद्यार्थियों में स्वतंत्र रूप से चिंतन करने, कार्य करने या समस्या समाधान की प्रवृत्ति का समुचित विकास नहीं हो सकता है। अगर बच्चे को हम पुनर्वलन देते हैं, उसको सजा या दंड देते हैं, अगर बाह्य करने का जो है आंतरिक की अपेक्षा अगर बाह्य पुनर्वलन देते हैं तो उससे उस पे प्रभाव कम पड़ता है। वो उसका सीखने और उसका जो समस्या समाधान है या कोई भी कार्य को करने का विकास जो है समुचित विकास नहीं हो पाता है। इसलिए बच्चे को क्या करना चाहिए, आंतरिक पुनर्वलन देना चाहिए। बच्चे को जो पुनर्वलन प्रदान करते हैं उससे बच्चे बहुत प्रभावित होते हैं। उनका कार्य करने या प्रतियोगिता करने की जो क्षमता होती है, भावना होती है, उसका विकास होता है। बच्चे को अगर पुरस्कृत किया जाए, कोई भी कार्य कर रहा है उसको पुरस्कृत किया जाता है, उसको पुनर्वलन दिया जाता है, तो वो प्रभावित होता है और वो उसके जो सीखने की क्षमता का विकास होता है, वो सीखने की और ज्यादा ध्यान देता है। इसलिए जो है उसका शिक्षण कार्य प्रभावित होती है। इसलिए एक टीचर को करना चाहिए कि बाह्य पुनर्वलन की अपेक्षा आंतरिक पुनर्वलन का प्रयोग करना चाहिए।
इस तरह से ब्रूनर ने अपने सिद्धांत में प्रमुख रूप से विद्यार्थियों को स्वतंत्र अध्ययन, क्रिया करने, खोज करने तथा समस्या समाधान संबंधी योग्यताओं और क्षमताओं के विकास को प्राथमिकता दी है। ब्रूनर ने अपने सिद्धांत में प्रमुख रूप से किस चीज पे ध्यान दी है? स्वतंत्र अध्ययन, क्रिया करने, खोज करने, समस्या समाधान संबंधी योग्यताओं और क्षमताओं के विकास को प्राथमिकता दी है। स्वयं खोज द्वारा ज्ञान प्राप्त करने की बात कही है। उन्होंने अपने सिद्धांत में शिक्षकों के मार्गदर्शन के लिए कुछ दिशा निर्देश दिए हैं। उसको ग्रहण किया जा सकता है, उसको लिया जा सकता है, उसको अपनाया जा सकता है। देख रहे हैं, ब्रूनर के सिद्धांत से शिक्षकों के मार्गदर्शन के लिए निम्न दिशा निर्देश ग्रहण किए जा सकते हैं। विद्यार्थियों के स्वाभाविक रुचियों एवं जिज्ञासाओं को प्रयोग में लाते हुए जो है शिक्षण कार्य करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? विद्यार्थियों को स्वाभाविक रुचियों एवं जिज्ञासा शैली को प्रयोग में लेते हुए शिक्षण नियोजन करने का प्रयास किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है परंपरागत शिक्षण प्रवृत्तियों के स्थान पर नए शिक्षण प्रवृत्तियों को अधिक प्रयोग में लाया जाए। जो पुराने शिक्षण प्रवृत्तियां हैं उसके स्थान पर नए शिक्षण प्रवृत्तियों को अगर स्थान दिया जाए और स्वतंत्र विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने, खोज करने, चिंतन करने, अधिगम करने तथा ज्ञान और अनुभव प्राप्त करने के अवसर उपलब्ध होने चाहिए। बच्चे में जो पुराने शिक्षण प्रवृत्तियां हैं, शिक्षण विधियां हैं, परंपरागत शिक्षण विधियां हैं, उसके स्थान पर नए शिक्षण प्रवृत्ति को अपनाया जाए और बच्चे को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए दिया जाए। खोज करने, चिंतन करने, अधिगम करने, ज्ञान और अनुभव प्राप्त करने के अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। उनका मानना है कि उन्हें खुद चिंतन के माध्यम से, खोज के माध्यम से, अधिगम करके, अनुभव प्राप्त करके और टीचर को ऐसा अवसर उपलब्ध कराना चाहिए कि वो इस तरह से कार्य कर सके। नेक्स्ट, उन्होंने बताया है कि शिक्षण अधिगम परिस्थितियों तथा संसाधनों का आयोजन एवं नियोजन इस प्रकार का होना चाहिए कि अधिगम उद्देश्यों की पूर्णता, सार्थकता के साथ विद्यार्थियों को अधिगम हेतु तत्परता, उत्सुकता, जिज्ञासा तथा अभिप्रेरणा बनी रहे। शिक्षण अधिगम परिस्थितियां तथा जो संसाधन का आयोजन इस प्रकार होना चाहिए कि अधिगम उद्देश्यों की पूर्णता और सार्थकता के साथ साथ विद्यार्थियों में
अधिगम हेतु जो है, सीखने हेतु क्या है, तत्परता, उत्सुकता है, जिज्ञासा तथा अभिप्रेरणा बनी रहे। वो प्रेरित हो सके, तत्पर हो सके करने, उत्सुक हो सके और जानने की इच्छा का विकास हो। इस तरह से जो शिक्षण अधिगम परिस्थितियां हैं, जो संसाधन है, उसका आयोजन करना चाहिए, उसका नियोजन करना चाहिए। फिर उन्होंने बताया है कि शिक्षकों को ज्ञान प्रदान करने की अपेक्षा ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया के संबंध में उचित मार्गदर्शन विद्यार्थियों को दिया जाना चाहिए। शिक्षकों को क्या करना है कि ज्ञान प्रदान करने की अपेक्षा ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया के संबंध में उचित मार्गदर्शन दिया जाना चाहिए। यानी कि यहाँ पे उनके लिए इस तरह से मार्गदर्शन करना चाहिए कि वो स्वयं खोज करके, अनुभव करके, चिंतन करके ज्ञान प्राप्त कर सके। उसके लिए इस तरह से समस्या उत्पन्न की जानी चाहिए एक टीचर के माध्यम से कि वो स्वयं वो कार्य को करे। जब हम खुद कोई कार्य करते हैं तो वो कार्य अनुभवी होता है। हम उसका अनुभव करके करते हैं उस कार्य को, हमें उन अनुभव प्राप्त होता है। और जो कार्य हम खुद करते हैं और सीखते हैं वो लंबे समय तक टिकाऊ रहता है। इसलिए शिक्षक को करना चाहिए कि ज्ञान प्रदान करने के साथ साथ ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया के संबंध में उचित मार्गदर्शन करना चाहिए। ज्ञान प्राप्त कैसे करना है, किस तरह से करना है, कोई भी आप समस्या बता रहे हो तो आपको उसकी जो प्रक्रिया है, किस तरह से ज्ञान लेना है, उसके बारे में बताना चाहिए। फिर उन्होंने बताया है कि शिक्षकों को विद्यार्थियों के अधिगम समाप्ति या जो प्राप्त परिणाम, जो वांछित परिणाम प्राप्त होने पर पुनर्बलन अवश्य देना चाहिए। जो कार्य शिक्षक बच्चे को देते हैं, विद्यार्थियों को देते हैं, जब अधिगम कार्य समाप्त हो जाता है, जब वांछित परिणाम प्राप्त हो जाते हैं, वो विद्यार्थी अगर कार्य अच्छे से कर लेता है या जिस तरह से भी वो अपना कार्य करे, तो करने के बाद, समाप्ति के बाद जब परिणाम सामने आ जाता है, तब टीचर को क्या करना है कि उसको पुनर्बलन अवश्य देना चाहिए। इसमें बाह्य पुनर्बलन की अपेक्षा आंतरिक पुनर्बलन अधिक प्रयोग में लाया जाना चाहिए। क्या करना है कि बच्चे को कार्य की समाप्ति, जब अधिगम समाप्ति या वांछित जो परिणाम प्राप्त होते हैं, कार्य करने के जब परिणाम आ जाते हैं, तब शिक्षक के द्वारा पुनर्बलन अवश्य दिया जाना चाहिए। और इसमें क्या करना है कि बाह्य पुनर्बलन की अपेक्षा आंतरिक पुनर्बलन का अधिक प्रयोग किया जाना चाहिए। आपको हम इससे पहले बताए कि जो बच्चे को पुनर्बलन दिया जाता है वो बाह्य नहीं, आंतरिक होना चाहिए। अगर बाह्य पुनर्बलन दिया जाता है तो बच्चे की जो करने की जो क्षमता होती है, उसका विकास, पूर्ण विकास नहीं हो पाता है। इसलिए क्या करना है कि एक शिक्षक के द्वारा आंतरिक पुनर्बलन का प्रयोग किया जाना चाहिए। थैंक यू।